गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कोचिंग क्लासेस में। आप सोच रहे होंगे कि कोचिंग का नाम क्यों चेंज कर रहे हैं बार बार। ये बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो पहले कोचिंग का नाम था वो सर ने अपने कोचिंग के नाम का था, तो सर ने बोला कि आप मैं चैनल बना रहा हूँ तो आप अपने चैनल का नाम चेंज कर लो, तो इस वजह से चेंज किया है। अब चेंज नहीं होगा। मैंने शिक्षा के बाद आस्था के बाद अपना कोचिंग का नाम मोटर स्मार्ट क्लासेस रखा, बट वो उतना अच्छा नहीं लगा और उसका कोई रेस्पॉन्स भी नहीं था। तो ये शिक्षा कोचिंग काफ़ी इजी है और स्टडी मटेरियल और स्टडी पर्पज से काफ़ी सही है ये। तो वही बस अब फाइनल नाम यही रखा है। तो बस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम। अब इकोलॉजी ये ग्रीक का वर्ड है, इसको दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं, ओइकोस और लोगोस। ओइकोस का अर्थ होता है रहने का स्थान और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, डिस्कशन। पारिस्थितिकी जनरली हम बात करते हैं हमारे पास का आसपास का वातावरण, उसका अध्ययन करना। जैसे जनरली अगर मैं बात करूं तो जैसे एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, या फिर अपना वाटर एनिमल्स, वाटर जो वाटर के रहने वाले जितने भी जीव हैं उनके लिए, जैसे एक्वेटिक हो गया या टेरेस्ट्रियन हो गया, किसी जगह का किसी प्रॉपर किसी स्थिति में, किसी एक वातावरण में किसी चीज़ का अध्ययन करना, वो पारिस्थितिकी होती है। जैसे कि मैं बात करूं एनिमल्स, तो एनिमल्स जिस वातावरण में रहते हैं उसके लिए मैं बात करूं, उसमें कार्बनिक उसे घटक आ जाएंगे कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं, उन पे कौन कौन से जीव आश्रित होते हैं, कवक, शैवाल या फिर मैं जो भी मृत जीवी हैं उनके ऊपर आश्रित होते हैं। उन सब के बारे में हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को जनरली दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। कारक, सबसे पहले हम बात करते हैं कारक। तो कारक दो प्रकार के होते हैं पारिस्थितिकी में, अजैविक और जैविक। अजैविक में जो हमारे तत्व आते हैं, जो घटक आते हैं, ये हमारा ताप, प्रकाश, वायु और आर्द्रता। ताप, इसके बारे में बात करेंगे कि वातावरण में, किसी वातावरण में ताप किस प्रकार से आता है या किस प्रकार से उसका उत्सर्जन होता है। प्रकाश का उपयोग किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कैसे किया जाता है उसके बारे में, प्लस वायु, आर्द्रता, इन सभी घटकों के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जैविक। जैविक कारक क्या होते हैं? जैविक कारक जिसमें सहजीवन आता है, परिजीवता आती है और सहजीविता आती है। कुछ इस तरीके से मैं कहूँ जैसे कि हमारे कुछ जो जीव होते हैं कुछ दूसरों पर आश्रित रहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जो घर में जानवर होते हैं उन पे कुछ कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो वो कुछ दूसरे ऊपर आश्रित रहते हैं, इस तरीके से उपभोक्ता। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि कुछ लोग मृत जीवता होती है, जैसे कि कुछ लोग मरने के बाद उन लोगों को खाने करके अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि गिद्ध, कोई चीज से जानवर मर जाता है या कोई चीज मरती है तो गिद्ध क्या करता है, उसको खा करके साफ कर देता है। तो जनरली ये एक हमारे पारिस्थितिक के तंत्र हैं जो क्या करते हैं, वातावरण को साफ करने का काम करते हैं। अब मैं घटक के बारे में बात करूं तो इसमें हमारा जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक में हमारे तीन जो पॉइंट्स हैं वो मेन होते हैं। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अजैविक में कार्बनिक और अकार्बनिक आता है। कार्बनिक में जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सब आता है। कार्बनिक में जैसे नॉर्मली गैसेस वगैरह आती हैं। अब जैसे कि मैं ये बता रहा आपको उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक क्या होते हैं। उत्पादक जो प्रोड्यूसर होता है, उपभोक्ता जो उपभोग करता है, अपघटक जो उस पर आश्रित होते हैं, एक तरीके से उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। मैंने चीजें आपको ब्रीफली नहीं बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे। शॉर्ट में इसलिए बताएंगे क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन है जो आपको डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर मिलेंगे वो आपको पेजेस पे मिलेंगे जनरली लिख करके, जिससे कि आपको बोर्ड में इतना प्रॉपर नहीं समझ पाएगा। तो उसके आपको इसके कंप्लीट पारिस्थितिकी तंत्र पे, इकोलॉजी पे आपके एसएससी में, एनटीपीसी में और भी जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उसमें काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनवायरमेंटल साइंस से। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस वीडियो आप आगे देखिए, आगे मैं आपको उसमें बताता हूँ करके पेज में कि कैसे वर्क करते हैं, इनका क्या यूज है, कैसे नहीं, जहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट आपको पता लगता है। तो अभी हमने चैप्टर समझा था पारिस्थितिकी, कैसे मतलब पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, हमारे आसपास का वातावरण, उसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसके लिए हम लोगोज यूज करते हैं। और ओइकोस का मतलब होता है आसपास में रहने वाला कोई भी, मतलब रहने का स्थान। तो जनरली प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए जो तंत्र है आसपास में बना हुआ है उसके बारे में क्वेश्चंस हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में कीट पिटिका रोग हो जाता है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफुम एशियम द्वारा जीवाणु होता है। इकोलॉजी शब्द की रचना की थी अर्नस्ट हैकेल ने।
जैसा कि क्वेश्चन मैंने आपको पारिस्थितिकी के बारे में बताए थे, अब जो मेन पॉइंट है हमारा उसी के ऊपर हमारे क्वेश्चन हैं। जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। मतलब आसपास की जो भी क्रियाएं हो रही हैं जो आपस में रिलेटेड हैं, चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो वाटर के अंदर हो, तो वो वहां का पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसपास के वातावरण में पशु और पौधों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को परिभाषित किया था आर्थर टॉन्सले ने। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक, जैसा मैंने आपको बताया था जैविक घटक और अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरा और फोना का अर्थ पौधे और पशु। जैसे कि फ्लोरा में फ्लावर्स आ रहा है तो ये प्लांट से रिलेटेड है। फोना, जिसमें अगर हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो FAUNA, तो फोना जहां ए आएगा तो एनिमल से रिलेटेड होगा, जैसा कि लिखा होता है फ्लोरा और फोना। तो देखिए फ्लोरा में फ्लावर्स से तो हम समझेंगे प्लांट्स के लिए, और फोना कई बार भूल जाते हैं तो जहां ए आता है तो ए से एनिमल स्टार्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? धान का खेत। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम धान उगाते हैं ना जनरली, तो वो कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। मतलब क्या, उसमें वाटर का योगदान सबसे ज्यादा होता है इसलिए। खाद्य श्रृंखला में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। जैसा कि मैंने बताया था इसके घटक भी होते हैं, कुछ कारक भी होते हैं, तो उसमें ये पॉइंट है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। यानी कि अगर हम हरी पेड़ पौधे जितने खाएंगे तो हम प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, और जब हम मांस मछली वगैरह जितना भी मांसाहारी खाने खाएंगे तो उसके लिए हम द्वितीयक उपभोक्ता बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी तथा मानव। घास को कौन खाएगी? बकरी को कौन खाएगा? मानव। ये आहार श्रृंखला का निर्माण है। अगला क्वेश्चन, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र का सही क्रम क्या है? मैनग्रोव। पूछा भी जाता है कि सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम है सुंदरवन जो नेशनल पार्क है, ये पश्चिम बंगाल कैलकाटा के पास है, और यही हमारा मैनग्रोव सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट भी है ऑल ओवर वर्ल्ड का। और यहाँ पर ही सुंदरवन का डेल्टा भी बनता है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के बनाती हैं। घास का मैदान, झील और सागर, ये पारिस्थितिकी तंत्र के एक घटती उत्पादनशीलता के क्रम को दर्शाती हैं। मैनग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है लकड़ी काटने से। जैसा कि पारिस्थितिकी तंत्र कैसे बिगड़ेगा, अगर हम लकड़ी काट देंगे तो एनवायरनमेंट में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर ह्यूमन हो गया या फिर कोई भी एनिमल हो गया, किसी भी लिविंग थिंग को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो उससे क्या होगा, लकड़ी कटने से अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ह्यूमन या लिविंग थिंग्स कैसे सरवाइव कर पाएंगी। तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ता है लकड़ी काटना, और जितना भी हमारा क्या बोलते हैं पोल्यूशन हो रहा है या कोई भी चीज हो रही है, इन सब के पीछे रीजन ये पारिस्थितिकी को बिगाड़ने का ही है। कि जैसा कि जनरली कोई नहीं बिगाड़ता, बट इसके लिए ये चीजें फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। तो इसलिए लकड़ी काटेंगे तो पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। मतलब ये असंतुलन मतलब कि यहाँ का जो बैलेंस है एनवायरनमेंट का वो क्यों बिगड़ रहा है, कि वनों को क्या काटा जा रहा है मैक्सिमम। ऐसे वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय हैं लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी हैं वह हैं यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस को क्यों अनर्थकारी कहा जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि यूकेलिप्टिस को वाटर मैक्सिमम चाहिए होता है, पानी, और ये पानी सबसे ज्यादा लेता है, और आसपास के जितने भी उर्वरक या फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करके जल्दी बड़ा हो जाता है। इसके सफेदा के नाम से भी जानते हैं यूकेलिप्टिस को। ये काफी लंबे लंबे पेड़ हो जाते हैं और ये पानी की उनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो लोग बार क्या करते हैं कि पेड़ उगाने के लिए इनकी ज्यादा लगाते हैं, तो आसपास में जितना भी ये फर्टिलाइजर्स है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लस वाटर की वहां पर जो स्थिति है उसको बिगाड़ देता है। यूकेलिप्टिस सबसे खराब वृक्ष माना जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से। पारिस्थितिकी मित्र नहीं है यूकेलिप्टिस, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि इससे वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और फर्टिलाइजर्स भी वहां के सारे एब्जॉर्ब करके अपने आप को ग्रो करने में लगा देता है।
प्रकृति या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना को कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। अगर हम कहीं पे अगर कोई पेड़ कट गए हैं या फिर वहाँ से जंगल खत्म हो गया तो वहाँ पे हम पेड़ पौधे लगा करके वहाँ से फिर से उसे हरा भरा बनाते हैं, तो उसे रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किया जाता है हरे पादप के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर वो अपना खाना वाना बना करके अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखते हैं। अधिकतम CO2 उपलब्ध होती है पादप प्लवक पुंज में, जैसा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम उपलब्ध होती है O2, क्योंकि वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 को लेते हैं। वातावरण में O2 की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है, क्योंकि यह छोड़ी जाती है पौधों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में एक दशकीय प्रवाह दर्शाता है ऊर्जा को। एक दिशीय है, ये एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है किसको, ऊर्जा को। ये वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है सौर सेल। जैसे कि सौर सेल क्या करेंगे, जो सनलाइट है उससे एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में या जैसे भी किसी भी मोड में अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक का प्रकाशन किया जाता है IUCN द्वारा होता है इसका प्रकाशन, पूछा जाता है रेड डेटा बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें अनेक प्राकृतिक निवास में किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है ex-situ संरक्षण। वन लाइनर में है, इनको देख लेंगे। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है सतत विकास के अध्ययन का स्थल। जैव मंडल के लिए क्या करेंगे हम, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सबसे सही वितरण को क्या कहेंगे, सतत विकास के अध्ययन का स्थल। मतलब कि जैव मंडल का आरक्षित क्षेत्र है, मतलब कोई भी क्षेत्र जैसे बायो रिजर्व है तो उनको क्या करते हैं हम संरक्षित करके क्या करते हैं आगे के लिए हमारे एनिमल्स के लिए और अपनी जनरेशन्स के लिए उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे आगे लोग बार अच्छे से देख सकें, उससे सतत विकास हो सके। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता क्या है, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति है। जैसा कि हमको पता है कि टाइगर इंडिया में ही मैक्सिमम मिलते हैं। यहाँ पे जो इंडिया टाइगर हैं 2967 है, 2967 टाइगर हैं। बाकी ऑल ओवर बर्ड में देखे जाए तो टाइगरों की संख्या लगभग 4000 के समथिंग है। तो ये प्रजाति है, जैसे कि ढोल है वो विलुप्त हो चुका है। तो कुछ जो प्रजातियां हैं जो विलुप्त की कगार पर आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोटोन का अर्थ है जहां दो बायोम मिलते हैं। जनरली ये प्लांट्स से रिलेटेड है और ये उसके अंदर हम स्टडी करते हैं इसकी। इकोटोन का अर्थ जनरली जहां दो बायोम मिलते हैं, मिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, काफी बार पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, 1973 ईसा में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहां पर है, नैरोबी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। वन अनुसंधान स्थित है देहरादून में, FRI से बोलते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, NGT का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यह एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो चुका है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, ये वन कटाई के विरुद्ध था और ये उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है गढ़ा था, किसने गढ़ा था, ये सुंदरलाल बहुगुणा ने। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं हैलोफाइट। जनरली जहां पर मिट्टी यानी समुद्री किनारा हुआ या समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है जहां पर ये पेड़ पौधे उगते हैं उनको हैलोफाइट कहा जाता है, क्योंकि नमक युक्त मिट्टी होती है, वहां पे नमक की मात्रा ज्यादा होती है। एक जलीय पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट। जितने भी अगर हमारी वाटर से रिलेटेड आते हैं तो वहाँ हाइड्रो जरूर आता है, जैसे हाइड्रो पावर बोलते हैं तो, या हाइड्रोफाइट बोला। हाइड्रो से जितने होंगे मैक्सिमम जल से रिलेटेड होते हैं, तो ये हाइड्रो से समझें आप वाटर। मरुदविद पनपते हैं उष्ण व शुष्क जलवायु में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जितने ज्यादा वन लगेंगे उतना ज्यादा क्या होगा,
सॉइल इरोजन कम होगा, मृदा अपरदन कम होगा। जैव अपघटनीय है पेपर व मल। जैव निम्नीकरण है रबर। जनरली ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा कि जैव अपघटनीय इनमें से कौन सा है, तो पेपर और मल जैव अपघटनीय है, और जैव निम्नीकरण कौन कौन से हैं, रबर। बस ये क्वेश्चन है, बाकी का आगे क्वेश्चन है वो ग्रीन हाउस का पार्ट है, वो मैं आपको कल अगले पार्ट में बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स को जो तैयारी करें उनको शेयर कर दें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो ऐसी देखते रहें। धन्यवाद।